सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जिसे कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था, विजयनगर साम्राज्य। और वहां के सबसे मशहूर राजा कृष्णदेव राय का दरबार। माहौल एकदम क्रिएटिव है, हर तरफ विद्वान हैं, कलाकार हैं। जी। लेकिन तब क्या होता है जब एक राजा, जिसे अपनी लिखी कविता पर बहुत ज्यादा नाज है, अपनी ही रानी से एक छोटी सी बात पर मतलब बुरी तरह नाराज हो जाए। हाँ। आज की हमारी पड़ताल का विषय यही दिलचस्प किस्सा है। हम कक्षा 8 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक पूर्वी के पहले अध्याय को देख रहे हैं। द विथ दैट वन हार्ट्स। हाँ, वो चतुराई जिसने दिल जीत लिए। पर हम इसे सिर्फ एक बच्चों की कहानी की तरह नहीं देखने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में मतलब ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों के साथ हुए मनमुटाव को सुलझाने का एक बेहतरीन केस स्टडी है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक तरह से। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी जम्हाई ने शाही महल में इतना बड़ा तनाव पैदा कर दिया, और कैसे तेनालीराम की बुद्धिमानी ने न सिर्फ एक झगड़ा सुलझाया, बल्कि हमें लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दरबार में। राजा कृष्णदेव राय बड़े गर्व से अपनी ताज़ा लिखी कविता अपनी रानी थिरुमलाम्बा को सुना रहे हैं। और वो अपनी कला में पूरी तरह डूबे हुए हैं। हाँ, और ठीक उसी वक्त रानी को जमाही आ जाती है। बस इतनी सी बात, लेकिन राजा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें लगा कि ये उनका और उनकी कविता का सरेआम अपमान है। वो गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं और हफ्तों तक रानी से बात करना बंद कर देते हैं। मतलब महल की सारी रौनक जैसे गायब हो जाती है। यहाँ रुककर राजा के बर्ताव को समझना बड़ा दिलचस्प है। पहली नजर में तो ये बहुत बड़ी ओवर रिएक्शन लगती है ना। हाँ बिल्कुल, कि एक राजा इतनी छोटी सी बात पर ऐसे नाराज हो गया। पर ये किसी भी क्रिएटर, किसी भी कलाकार की मतलब दुखती रग है। जब आप कोई चीज दिल से बनाते हैं तो आप उसके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। सही बात है। राजा यहाँ सिर्फ एक शासक नहीं है, वो एक कवि भी हैं, और उस वक्त उनका वो कवि वाला मन ज्यादा हावी था। ये बात तो है। जब कोई अपनी कला पेश करता है तो वो एक तरह से बहुत वल्नरेबल होता है, लेकिन फिर भी वो एक राजा है। क्या उनसे थोड़ी और समझदारी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी? बिल्कुल। और यहीं पर सत्ता का मनोविज्ञान काम करता है। सत्ता अक्सर इंसान के अहंकार को मतलब और बढ़ा देती है। अच्छा। राजा के आसपास हर कोई उनकी तारीफ ही करता है, तो उन्हें आलोचना या उदासीनता की आदत नहीं होती। रानी की जमाई, जो असल में थकान की वजह से थी, राजा के अहंकार को सीधी चोट की तरह लगी। जबकि कहानी साफ बताती है कि रानी का इरादा अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। एक बड़े रिश्ते के संकट में बदल देती है। और ये संकट इतना बढ़ जाता है कि रानी को आखिरकार मदद के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है। जब हफ्तों बीत जाते हैं तो वो उस एक इंसान के पास जाती हैं जिस पर उन्हें भरोसा है कि वो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकता है, तेनालीराम। और रानी का उन पर भरोसा करना ये दिखाता है कि तेनालीराम सिर्फ एक विदूषक या मजाकिया दरबारी नहीं थे, वो एक तरह के संकट मोचक थे। हाँ। उन्हें अपनी हाजिर जवाबी और हास्य के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ उनकी असली काबिलियत सामने आती है। देखिए, वो रानी की बात सुनकर सीधे राजा के पास सलाह देने नहीं दौड़ पड़ते। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कोई आम इंसान होता तो शायद तुरंत राजा से बात करने चला जाता। सही कहा। लेकिन तेनालीराम एक रणनीतिकार हैं। वो रानी से कहते हैं कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक सोची समझी चाल की जरूरत होगी, एक सुनियोजित दृष्टिकोण। हाँ, और उन्हें सही रणनीति बनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो जानते हैं कि सीधे तौर पर राजा के अहंकार को चुनौती देना वो आग में घी डालने जैसा होगा। मतलब वो समस्या के नब्ज पकड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ झगड़ा नहीं सुलझा रहे, वो एक इंसान के मनोविज्ञान को समझकर उसका इलाज ढूंढ रहे। एक तरह से वो शाही दरबार के साइकोलॉजिस्ट या मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका में है। तो कुछ दिनों के बाद तेनालीराम अपनी रणनीति के साथ दरबार में आते हैं, और वो जो करते हैं उसका राजा रानी के झगड़े से मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। वो एक थाली में धान के कुछ बीज लेकर आते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। और फिर एक बहुत ही अजीब दावा करते हैं। हाँ, कहते हैं, महाराज, ये कोई मामूली बीज नहीं है। अगर इन्हें सही तरीके से बोया जाए तो पैदावार 3 गुना ज्यादा होगी। ये सुनते ही दरबारी तो हंसने लगते हैं। हाँ, कहानी के मुताबिक कुछ तो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये जादुई बीज है जो शायद तेनालीराम को चांद पर मिले होंगे। दरबारियों का ये मजाक उड़ाना सिर्फ उनकी सोच की कमी नहीं दिखाता, ये ग्रुप थिंक का एक
एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्रुप थिंग। हाँ, मतलब दरबार में अक्सर राजा की हाँ में हाँ मिलाने का माहौल होता है। कोई भी लीक से हटकर सोचना नहीं चाहता। तेनालीराम का महत्व ही इसलिए था क्योंकि वो इस ग्रुप थिंग को तोड़ने की हिम्मत रखते थे। अच्छा, उनका ये अजीब सा काम असल में एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो कैसे? मतलब धान के बीज और शाही झगड़े का क्या कनेक्शन हुआ? दो बड़े कनेक्शन हैं। पहला, ध्यान भटकाना। उन्होंने राजा का ध्यान एक भावुक निजी झगड़े से हटाकर एक तार्किक बौद्धिक पहेली पर लगा दिया। अब राजा अपनी नाराजगी के बारे में नहीं बल्कि खेती और तेनालीराम के अजीब दावे के बारे में सोच रहे हैं। सही है। और दूसरा, और ये ज्यादा गहरा है, वो कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कर रहे हैं। यानी वो राजा के सोचने का तरीका बदल रहे हैं। सोचने का तरीका? हाँ, वो अनजाने में राजा के दिमाग को स्वाभाविक प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे कि बीज का उगना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये पूरे माहौल को बदलने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये जोखिम भरा नहीं था? अगर राजा इस पहेली में दिलचस्पी ही नहीं लेते तो, या इसे भी एक मजाक समझकर खारिज कर देते? बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन तेनालीराम राजा के स्वभाव को जानते थे। कृष्णदेव राय सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और तार्किक शासक भी थे। उन्हें पहेलियां और बौद्धिक चुनौतियां पसंद थीं। तेनालीराम ने इसी पर दांव लगाया था और उनका दांव सही बैठा। और फिर तेनालीराम अपनी योजना में एक और परत जोड़ते हैं, जो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। वो एक शर्त रखते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि इन बीजों को सिर्फ वही इंसान बो सकता है जिसे जम्हाई लेने की आदत बिल्कुल ना हो। वजह भी बड़ी मजेदार देते हैं। हाँ, तर्क देते हैं कि जमाई लेने से बीज जमीन पर ठीक से नहीं गिरेंगे और फसल खराब हो जाएगी। ये तो सरासर बेतुकी बात है। और यही इस योजना की खूबसूरती है। सही। ये शर्त इतनी अतार्किक है कि वो राजा को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। राजा, जो एक समझदार शासक हैं, ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाते। वो तुरंत कहते हैं, ये क्या बकवास है। हाँ, अच्छी फसल के लिए अच्छी मिट्टी, खाद और कीटनाशक चाहिए। जमाई लेने का खेती से क्या लेना देना? इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। और बस यही तेनालीराम अपना जाल फेंकते हैं। बिल्कुल। जैसे ही राजा इस योजना को बेतुका बताते हैं, तेनालीराम बड़ी चतुराई से माहौल को हल्का करते हुए बातों बातों में खुद राजा से ही जम्हाई दिलवा देते हैं। और जैसे ही राजा जम्हाई लेते हैं, तेनालीराम झुककर कहते हैं, महाराज, जम्हाई लेना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि सांस लेना। एक मिनट, इस बारे में सोचते हैं। वो पल कितना शक्तिशाली रहा होगा। दरबार में तो एकदम सन्नाटा छा गया होगा। यकीनन वो आहा मोमेंट था। तेनालीराम ने राजा को ये नहीं कहा कि आप गलत थे। उन्होंने राजा को लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक आईना दिखा दिया। हाँ, उन्होंने राजा के ही तर्क को उन्हीं पर लागू कर दिया। राजा ने खुद कहा कि जम्हाई का खेती से कोई लेना देना नहीं, ये एक बेतुकी शर्त है। और फिर जब उन्होंने खुद जमाई ली तो उन्हें बिजली की तरह एहसास हुआ होगा। हाँ, कि अगर उनकी जम्हाई एक अनैच्छिक स्वाभाविक क्रिया है तो रानी की भी वैसी ही रही होगी। वो अपमान नहीं बल्कि थकान का एक शारीरिक संकेत था। कहानी में भी लिखा है, राजा को एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। बिल्कुल। ये कमाल की बात है। सबक तब ज्यादा असर करता है जब इंसान उसे खुद सीखे, ना कि जब कोई और उसे सिखाए। सही बात है। और कहानी का अंत भी उतना ही सुंदर है। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा शाम को रानी थिरुमलाम्बा के पास जाते हैं। वो अपनी गलती मानते हुए रानी से माफी मांगते हैं। और ये किताब बताती है कि यह उनकी परिपक्वता और आत्म जागरूकता को दर्शाता है। एक सम्राट के लिए अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात होती होगी। बहुत बड़ी बात। और रानी भी बड़ी शालीनता से उन्हें माफ कर देती हैं और कहती हैं कि हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि मैं अब आपकी कविता सुनना चाहूंगी। हाँ, और इस तरह महल में खुशियां लौट आती हैं। यहाँ इस कहानी की दो सबसे बड़ी सीख हैं। पहली तो वो जो किताब में साफ लिखी है कि ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हाँ, हमें किसी भी स्थिति में ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। और अगर हमें अपनी गलती का पता चले तो हमें उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। ये तो है ही, लेकिन मुझे लगता है दूसरी सीख ज्यादा गहरी है। हाँ, और वो है चतुराई और समझदारी के बीच का फर्क, विट और विजडम। विट और विजडम। तेनालीराम की चतुराई ने स्थिति को सुलझाने का रास्ता बनाया, वो एक औजार थी। लेकिन अंत में राजा की समझदारी ने उस रिश्ते को बचाया। अच्छा। समझदारी ये थी कि राजा ने उस औजार से मिली सीख को अपनाया, अपने अहंकार को किनारे रखा और अपनी गलती मानी। चतुराई रास्ता दिखा सकती है,
पर उस रास्ते पर चलने के लिए समझदारी चाहिए। यही इस अध्याय का असली सार है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक जम्हाई की ये मामूली सी कहानी समझ, रणनीति और विनम्रता का एक गहरा पाठ बन जाती है। तेनालीराम ने सिर्फ एक शाही झगड़ा नहीं सुलझाया, बल्कि उन्होंने एक ताकतवर राजा को उसकी अपनी मानवीय कमजोरियों का आईना दिखाया, और वो भी बिना उनका सीधे तौर पर अपमान किए। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी बड़ा सबक है। हाँ, कि अपने बॉस को कैसे फीडबैक दें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी बताती है कि शाही दरबारों में तेनालीराम जैसे हाजिर जवाब लोगों को इतना महत्व क्यों दिया जाता था। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, वो एक तरह के सेफ्टी वॉल्व थे। हाँ, सही शब्द है। वो सलाह देने, जटिल मानवीय समस्याओं को सुलझाने और सत्ता को सच्चाई इस तरह बताने का एक बहुत ही परिष्कृत माध्यम थे, जिसे आसानी से स्वीकार किया जा सके। बिना सीधी आलोचना के अपनी बात कह देना। हाँ, ये कला है, और तेनालीराम इस कला के उस्ताद थे। तो ये कहानी सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब भी हमारा सामना किसी अधिकारी, किसी बॉस या किसी ऐसे इंसान से हो जिसका अहंकार बहुत संवेदनशील हो, तो क्या हमेशा सीधे तौर पर मुंह पर सच बोलना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है, या फिर तेनालीराम की तरह अपनी बात रखने के लिए एक चतुर, अप्रत्यक्ष और रचनात्मक तरीका खोजने में ज्यादा समझदारी है?